जय हिंद प्यारे साथियों, मैं हूं नीरज। आप देख रहे हैं खजुराहो एकेडमी नीरज जी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूं प्राचीन भारतीय इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट और उनके संबंध में संपूर्ण जानकारी। वीडियो शुरू करने से पहले सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। बात करें सिंधु घाटी सभ्यता की। सिंधु घाटी सभ्यता के 10 बड़े शहर कौन कौन से हैं? तो देखिए दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता में अभी तक 2000 से ज़्यादा शहर खोजे जा चुके हैं, लेकिन पेपर में जो मोस्ट बड़े बड़े शहर हैं या फिर जिनका नाम प्रसिद्ध हो गया वही पूछे जाते हैं। जैसे मोहनजोदड़ो है कहाँ? सिंध प्रांत पाकिस्तान में है। सबसे बड़ा और प्रसिद्ध शहर है, सुनियोजित नालियाँ थीं, पकी ईंटों के मकान और महान स्नानागार प्राप्त हुए हैं। तो कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। वर्तमान में सिंध प्रांत पाकिस्तान में ये स्थित है। बात करें दूसरे शहर की, हड़प्पा, ये भी पाकिस्तान में पंजाब प्रांत में स्थित है। इस सभ्यता का खोजा गया पहला शहर था, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। अनाज भंडार और किलेबंदी के लिए ये प्रसिद्ध था, मतलब फूड स्टोरेज और किलेबंदी के लिए ये प्रसिद्ध था हड़प्पा। बात करें धौलावीरा। धौलावीरा कच्छ गुजरात में स्थित है, ये भारत में ही स्थित है। बेहद विकसित जल प्रबंधन प्रणाली, विशाल जलाशय, विशिष्ट नगर योजना मिली है। तो देखिए यहाँ पर क्या क्या मिला है। बेहद विकसित जल प्रबंधन प्रणाली, पानी कहाँ से घर में आएगा, कहाँ जाएगा, इसके बारे में। विशाल जलाशय, विशिष्ट नगर नियोजन मिला है धौलावीरा से। बात करें कालीबंगन की, यह राजस्थान राज्य में स्थित है, भारत में। यहाँ हल के निशान मिले। हल के निशान मतलब जुताई के। अग्निकुंड और सुनियोजित सड़कों के प्रमाण भी यहाँ मिले हैं। बात करें लोथल की, तो लोथल गुजरात में स्थित है। यह प्राचीन गोदाम और विश्व की सबसे पुरानी डॉकयार्ड यानी बंदरगाह था। बात करें राखीगढ़ी हरियाणा की, यहाँ से सबसे ज़्यादा मानव कंकाल मिले हैं। यह बहुत बड़ा और विकसित शहर था। बात करें बनवाली की, बनवाली हरियाणा राज्य में स्थित है। यहाँ हड़प्पा संस्कृति के साथ साथ ग्रामीण और शहरी दोनों प्रकार के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो देखिए बनवाली जो हरियाणा में स्थित है, इसमें लोग शहरों में भी निवास करते थे और गांव में भी निवास करते थे। बात करें चनहौदरों की, ये सिंध प्रांत पाकिस्तान में स्थित है। यहाँ कारीगरों के औजार, मनकों की कार्यशालाएं और आवासीय क्षेत्र मिले हैं। तो देखिए अब कारीगर हैं तो उनके औजार मिले हैं। तो औजार कहाँ मिले हैं? चनहौदड़ों में। मनकों की कार्यशालाएं, आवासीय क्षेत्र, ये सब चनहौदड़ों में मिले हैं। बात करें कोट दीजी, तो कोट दीजी ये भी सिंध पाकिस्तान में स्थित है। यहाँ किलेबंदी और प्रारंभिक हड़प्पा संस्कृति के महत्वपूर्ण प्रमाण मिले हैं। सुतेजगढ़, सुतेजगढ़ राजस्थान राज्य में स्थित है। यहाँ अनाज भंडार, मिट्टी के बर्तन, मनकों के निर्माण के प्रमाण मिले हैं। बात करें वैदिक काल की, वैदिक काल में महत्वपूर्ण देवी देवता कौन हुए, वैदिक काल में कौन कौन से वेद प्राप्त हुए, इन सब के बारे में चर्चा करने वाले हैं। बात करें वैदिक काल में अनेक देवी देवताओं की पूजा की जाती थी। इनमें से प्रमुख देवी देवता इस प्रकार हैं। बात करें इंद्र, तो देवताओं के राजा, बिजली के देवता, वर्षा शक्ति, युद्ध के देवता, और ऋग्वेद में सबसे अधिक स्तुतियाँ इंद्र की ही हैं। बात करें अग्नि, अग्निदेव यज्ञ के देवता थे। देवताओं मनुष्यों के बीच दूत का कार्य करने वाले अग्नि देवता थे। भाई हम यज्ञ वगैरह करते हैं तो यज्ञ में अग्नि में आहुति दी जाती है, आहुति के द्वारा ही देवताओं को प्रसन्न किया जाता है। अग्नि को यज्ञ का मुख्य देवता माना गया है। बात करें वरुण की,
जल और आकाश के देवता हैं, नियम के रक्षक हैं, सत्य वचन न्याय के देवता माने जाते हैं। बात करें सूर्य देवता की, प्रकाश और ऊर्जा के देवता हैं, आदित्य समूह के प्रमुख हैं, स्वास्थ्य और जीवन के प्रतीक हैं। सोमदेव अमूद और औषधियों के देवता हैं, यज्ञ में सोम रस का विशेष महत्व था, चंद्रमा से भी इनका संबंध माना जाता है। बात करें उषा की, उषा को भोर की देवी माना गया है, सुंदरता, प्रकाश, नई शुरुआत का प्रतीक उषा को माना गया। वायुदेव हवा के देवता, जीवन और प्राण के आधार, प्राण वायु से ही जीवन संभव है। आधुनिक अश्विनी कुमार देवताओं के वैद्य यानी चिकित्सक माने जाते थे, स्वास्थ्य, चिकित्सा और आयु के देवता थे। बात करें ब्रह्मा की, तो सृष्टि के रचयिता प्रजापति के रूप में जाने जाते थे, वेदों में इनकी महिमा का वर्णन है। बात करें सरस्वती, ज्ञान, विद्या, कला, वाणी की देवी, सरस्वती से भी इनका संबंध है। विशेष तत्व, वैदिक काल में एक ईश्वरवाद की भावना थी, मतलब एक ही ईश्वर, देवताओं की स्तुति प्रकृति की शक्तियों के रूप में की जाती थी। और ऋग्वेद में 33 मुख्य देवी देवताओं का वर्णन है, जिसे हम 33 कोटि देवी देवता कहते हैं। तो कुछ लोग जिन्हें ज्ञान नहीं है वो क्या कहते हैं, 33 कोटि को 33 करोड़ मान लेते हैं। अरे जब हमारी उतनी जनसंख्या नहीं थी उस समय तो 33 करोड़ देवी देवता कहाँ से हो जाते हैं। बात करें वैदिक काल के चारों वेदों की, वैदिक काल क्या है। वैदिक काल भारतीय इतिहास का वह स्वर्णिम युग है जिसमें वेदों की रचना हुई, धर्म, ज्ञान, विज्ञान, संस्कृति और समाज की नींव रखी गई। चारों वेद और उनके चरण। बात करें ऋग्वेद की, मुख्य विषय देवताओं की स्तुति, सूक्त, मंत्र, चरण, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। विशेषता क्या है, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। बात करें यजुर्वेद की, मुख्य विषय यज्ञ की विधि, कर्मकांड। चरण की बात करें तो संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद हैं। विशेषता, यज्ञीय क्रियाओं का मुख्य ग्रंथ यजुर्वेद है। सामवेद संगीत बद्ध मंत्र और स्रोत हैं। चरण तो संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद हैं। विशेषता, संगीत का आदि स्रोत कहा जाता है सामवेद को। बात करें अथर्ववेद की, मुख्य विषय चिकित्सा, शांति, मंत्र, तंत्र मंत्र। चरण है तो संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। विशेषता, लोक जीवन और व्यवहार से जुड़ा। 4 वेदों के 4 चरण तो संहिता, मंत्रों और सूक्तों की संग्रह। देखो अभी हमने पढ़ा कि चरण कौन कौन से थे, तो संहिता थी, ब्राह्मण था, आरण्यक और उपनिषद। संहिता क्या होती है, मंत्रों और सूक्तों का संग्रह को संहिता कहा जाता है। ब्राह्मण यज्ञ की विधि और व्याख्या को ब्राह्मण कहते हैं। आरण्यक वन में अध्ययन योग्य दार्शनिक ग्रंथ को आरण्यक कहते हैं। उपनिषद आत्मा, ब्रह्म और ज्ञान का विवेचन, ये क्या कहलाता है, उपनिषद कहलाता है। बात करें वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था की। वैदिक काल में समाज को 4 वर्णों में विभाजित किया गया। यह व्यवस्था किसी के जन्म पर नहीं बल्कि उसके गुण, कर्म, स्वभाव पर आधारित थी। इसका उद्देश्य समाज में समन्वय एवं सहयोग बनाए रखना है। देखिए लेकिन आज क्या है वर्ण व्यवस्था, आज वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित नहीं है, उसके गुण पर आधारित नहीं है, स्वभाव पर आधारित नहीं है, बल्कि उसकी जन्म पर आधारित है। जो जिस परिवार में जन्म है वो वैसे ही वर्ण में आ गया है। बात करें ब्राह्मण की, मुख्य कार्य अध्ययन, अध्यापन, यज्ञ कराना, दान देना और लेना। बात करें गुण, ज्ञान, शांति, संयम, तप, संतोष, ये ब्राह्मण के गुण होते थे। समाज में भूमिका, ज्ञान का संरक्षण और
ज्ञान को सही दिशा देना ये काम ब्राह्मण का था। बात करें क्षत्रिय की, मुख्य कार्य प्रजा की रक्षा करना, शासन करना, दान देना, धर्म की रक्षा करना है। गुण शौर्य, तेज, धैर्य, नेतृत्व, न्यायप्रियता। समाज में भूमिका, समाज की सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखना, ये क्षत्रिय वर्ण का प्रमुख कार्य था। बात करें वैश्य समाज की, तो वैश्य मतलब वैश्या न हो, यहाँ व्यापार से संबंधित है। मुख्य कार्य कृषि, गोपालन, वाणिज्य और व्यापार। गुण ईमानदारी, परिश्रम, धैर्य, उद्यमशीलता थी। समाज में भूमिका, अर्थव्यवस्था को मजबूत करना, समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति करना। बात करें शूद्र, मुख्य कार्य सेवा, शिल्प, कला, मजदूरी एवं अन्य कार्य। गुण थे सेवा भाव, निष्ठा, परिश्रम, सहयोग। समाज में भूमिका, अन्य वर्णों की सहायता करना और समाज का आधार बनाना। तो देखिए, उस समय जो सबसे नीचे का वर्ण था शूद्र वर्ण, इसका कार्य क्या था? अन्य वर्णों की सहायता करना और समाज का आधार बनना। और वर्तमान में इन्हीं शूद्रों को अब बुरी नज़रों से देखा जाता है, मतलब घृणित नज़रों से देखा जा रहा है। बात करें वैदिक काल की वर्ण व्यवस्था एक संतुलित और कर्तव्य आधारित प्रणाली थी, जिसका उद्देश्य समाज में सामंजस्य और समृद्धि बनाए रखना है, जबकि आज इसका उल्टा हो रहा है। बात करें वैदिक काल के आश्रम, तो वैदिक काल में शिक्षा और जीवन को व्यवस्थित करने के लिए 4 आश्रमों की व्यवस्था की गई। यह व्यवस्था केवल सामाजिक ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक नैतिक उन्नति की भी माध्यम थी। बात करें ब्रह्मचर्य, जीवन का प्रथम चरण था। गुरुकुल में रहकर शिक्षा प्राप्त करना, इंद्रिय निग्रह, अनुशासन, ज्ञानार्जन पर बल देना। अवधि लगभग समय जन्म के समय से मतलब 2 या 3 वर्ष से 25 वर्ष तक। बात करें गृहस्थ की, जीवन का दूसरा चरण विवाह कर परिवार का पालन पोषण करना, यज्ञ, दान देना, सेवा, समाज के प्रति उत्तरदायित्व। अवधि थी 25 से 50 वर्ष। बात करें वानप्रस्थ आश्रम की, जीवन का तीसरा चरण सांसारिक जिम्मेदारियों से धीरे धीरे निवृत्ति, जंगल में रहकर ध्यान, तप और आत्मचिंतन। अवधि थी 50 से 75 वर्ष। संन्यास, जीवन का अंतिम चरण, सभी मोह माया का त्याग, केवल मोक्ष की प्राप्ति के लिए समर्पित जीवन। अवधि थी 75 वर्ष के बाद का जो भी समय आपका शेष रहे। चारों आश्रम मानव जीवन के संतुलित और संपूर्ण विकास के लिए महत्वपूर्ण है। यह व्यवस्था समाज में कर्तव्य, धर्म, नैतिकता की स्थापना करती है। इससे व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक, आध्यात्मिक विकास होता है। वैदिक आश्रम व्यवस्था भारत की प्राचीन जीवन प्रणाली अद्भुत देन है, जो आज भी प्रेरणादायक है। बात करें जैन धर्म की, तो देखिए, जो भी सिंधु घाटी सभ्यता है, वैदिक काल है, उत्तर वैदिक काल है, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, इनके बारे में पहले डिटेल से अध्ययन करते हैं। फिर इनके जो प्रश्न आए हुए हैं, जितने भी प्रश्न हैं, उनका डिटेल से अध्ययन करेंगे। बात करें जैन धर्म की, प्राचीन, शाश्वत, अहिंसा का प्रतीक माना गया है जैन धर्म को। जैन धर्म विश्व के प्राचीनतम धर्मों में से एक है, जिसकी स्थापना भगवान ऋषभदेव ने करी। यह धर्म पूरी तरह से अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, आत्मा की शुद्धि पर आधारित है। बात करें उद्भव और संस्थापक, जैन धर्म की स्थापना भगवान ऋषभदेव यानी आदिनाथ ने करी। 24 तीर्थंकरों ने इस धर्म का प्रचार किया। महावीर स्वामी 599 से 527 ईसा पूर्व तक 24वें तीर्थंकर थे। इन्हीं के समय में जैन धर्म को संगठित किया गया था। बात करें मुख्य सिद्धांत, अहिंसा, किसी भी जीव को हानि न पहुंचाना,
सत्य, सदा सत्य बोलना, अस्तेय, चोरी न करना, ब्रह्मचर्य, इंद्रियों पर नियंत्रण रखना, ये ब्रह्मचर्य था। अपरिग्रह, अधिक से अधिक आवश्यक वस्तुओं तक सीमित रहना, ये काम था किसका? मुख्य सिद्धांत थे ये। इनका जो समय काल रहा ये 540 ईसा पूर्व से 468 ईसा पूर्व तक था। इसमें त्रुटिवश 599 ईसा पूर्व से 527 ईसा पूर्व हो गया है। बात करें तीर्थंकरों की, जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। प्रथम ऋषभदेव, जिन्हें आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। अंतिम थे महावीर स्वामी, 23वें पार्श्वनाथ और 24वें महावीर स्वामी थे। बात करें जैन धर्म की विशेषताओं की, यह धर्म पूर्ण रूप से अहिंसा पर आधारित है। जैन धर्म में आत्मा की शुद्धि और मोक्ष पर बल दिया गया है। इसमें कर्म सिद्धांत और पुनर्जन्म को मान्यता दी गई है। जैन धर्म में तप, संयम, ध्यान का विशेष महत्व है। संप्रदाय, जैन धर्म का विभाजन पहली ही संगीति में 2 भागों में हो गया। एक था दिगंबर, इसने वस्त्र त्याग दिए, मोक्ष के लिए पूर्ण त्याग पर बल दिया और ये उत्तर भारत में निवास करते थे। श्वेतांबर संप्रदाय, श्वेत वस्त्र धारण करते थे, महिलाओं को भी मोक्ष का पात्र मानते थे। ये दक्षिण भारत में रहते थे। संप्रदायों के बारे में थोड़ा एक्स्ट्रा फैक्ट जान लीजिए। जैनियों की 2 परिषदें हुई थी, एक 300 ईसा पूर्व में, एक 512 ईस्वी में। जो 300 ईसा पूर्व में पहली परिषद हुई पाटलिपुत्र पटना में, इसके अध्यक्ष स्थूलभद्र थे। इसी परिषद में जैन धर्म का विभाजन हो जाता है 2 भागों में। एक था दिगंबर, जो नग्न अवस्था में रहते थे, भद्रबाहु के अनुयायी हुआ, और क्षेत्र था उत्तर भारत। श्वेतांबर सफ़ेद कपड़े धारण करने वाले थे, फॉलोवर थे स्थूलभद्र के, और दक्षिण भारत में ये रहा करते थे। बात करें जैन धर्म के प्रमुख पर्वों की, महावीर जयंती आती है, पर्युषण पर्व आता है, अक्षय तृतीया आती है, दीपावली, निर्वाण लड्डू आता है। जैन धर्म का योगदान क्या क्या है? अहिंसा, अहिंसा, सहिष्णुता, शाकाहार को बढ़ावा देना, कला, वास्तुकला, साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देना, दिलवाड़ा मंदिर, माउंट आबू, श्रवणबेलगोला मंदिर, कर्नाटक, पावापुरी मंदिर, बिहार जैसे जैन धर्म की जैसे तीर्थ जैन धर्म की धरोहर हैं। जैनियों के प्रसिद्ध मंदिर इस प्रकार हैं कि पालिताना का मंदिर गुजरात में स्थित है, रणथंभौर का मंदिर राजस्थान में स्थित है, पावापुरी का मंदिर बिहार में स्थित है, श्रवणबेलगोला का मंदिर कर्नाटक में, और दिलवाड़ा का जैन मंदिर ये माउंट आबू राजस्थान में स्थित है। श्रवणबेलगोला बाहुबली की मूर्ति के लिए प्रसिद्ध है, और ये बाहुबली कौन थे? तो जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव के बेटे का नाम था बाहुबली। बात करें बौद्ध धर्म की, बौद्ध धर्म एक शांति, करुणा और ज्ञान का मार्ग। बात करें महत्वपूर्ण तथ्य की, संस्थापक गौतम बुद्ध हुए, उद्भव स्थल नुमली क्षेत्र नेपाल, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में इसका जन्म हुआ बौद्ध धर्म का। भाषा पाली और प्राकृत थी। मुख्य ग्रंथ थे त्रिपिटक। बात करें बुद्ध के उपदेश, तो 4 आर्य सत्य, अष्टांगिका मार्ग, करुणा, अहिंसा। प्रमुख बौद्ध संप्रदाय हीनयान, महायान, वज्रयान थे। प्रसार कहाँ कहाँ हुआ? तो भारत, श्रीलंका, चीन, जापान, तिब्बत, थाईलैंड, म्यांमार, कोरिया, वियतनाम आदि देशों में फैला। तो आज भी हम यहाँ भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध धर्म मानते हैं, लेकिन
श्रीलंका, चीन, जापान, तिब्बत, थाईलैंड, म्यांमार, कोरिया, वियतनाम आदि देशों में कौन सा धर्म है? बौद्ध धर्म। महत्व क्या है? तो शांति, करुणा एवं मैत्री का संदेश देना, जात पात और भेदभाव का विरोध करना, विश्व में नैतिकता और सदाचार का प्रसार करना, यह बौद्ध धर्म का महत्व है। बात करें गौतम बुद्ध की। गौतम बुद्ध एक महान आध्यात्मिक गुरु हुए, दार्शनिक और समाज सुधारक थे, जिन्होंने पूरे विश्व को शांति, करुणा, अहिंसा का मार्ग दिखाया। बात करें जीवन परिचय की। 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी क्षेत्र नेपाल में इनका जन्म होता है। शुद्धोधन पिता, माता महामाया, राजकुमार सिद्धार्थ के रूप में जन्म। तो सिद्धार्थ किस परिवार से संबंध रखते थे? तो सिद्धार्थ जो है एक राजकुमार थे। 29 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग कर दिया। उस समय तक इनकी शादी हो चुकी थी। ज्ञान प्राप्ति बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे ध्यान करते हुए। प्रथम उपदेश इन्होंने सारनाथ यानी ऋषिपत्तनम में दिया। महापरिनिर्वाण तो 483 ईसा पूर्व में हुआ। मतलब इन्होंने कुल 80 वर्ष का जीवन जिया। बात करें प्रमुख शिक्षाओं की, तो 4 आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग, मध्यम मार्ग, अहिंसा, करुणा, सभी प्राणियों के प्रति मैत्री भाव। बात करें 4 आर्य सत्य कौन कौन से? तो दुख, जीवन में दुख है, दुख का कारण तृष्णा यानी इच्छा दुख का कारण है। दुख का निरोध, तृष्णा की समाप्ति से दुख का अंत होता है। यदि आप इच्छा नहीं रखेंगे तो आपको दुख नहीं होगा। मार्ग, अष्टांगिक मार्ग से दुख का अंत संभव है। अष्टांगिक मार्ग क्या था? तो इसमें 8 रास्ते बताए गए थे। सम्यक दृष्टि, सम्यक बोलना, सम्यक जीवन यापन, सम्यक बुद्धि, सही दृढ़ संकल्प, सही कार्य, सही प्रयास और सही आत्मचिंतन, ये अष्टांगिक मार्ग थे। स्वयं को जीतना हजारों युद्ध जीतने से भी महान है, यह वक्तव्य गौतम बुद्ध जी ने दिया था। बात करें बौद्ध धर्म से संबंधित 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों की। बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो 563 ईसा पूर्व, 583 ईसा पूर्व 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी क्षेत्र नेपाल में। वास्तविक नाम सिद्धार्थ यानी गौतम था। बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन, माता का नाम महामाया। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया बिहार में हुई। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ यानी ऋषिपत्तन मृगदाय में दिया। बुद्ध ने के पहले उपदेश को कहा जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र। बुद्ध के प्रमुख शिष्य कौन थे? तो अश्वदत्त, सारिपुत्र, मोगलायन प्रथम शिष्य हुए। बुद्ध ने किसे अपना सर्वश्रेष्ठ शिष्य कहा? तो आनंद को। बुद्ध के उपदेश कितनी भाषाओं में थे? तो पाली एवं प्राकृत भाषाओं। बुद्ध के महापरिनिर्वाण की तिथि क्या थी? तो 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर उत्तर प्रदेश में। बुद्ध धर्म के संस्थापक तो गौतम बुद्ध हुए। बुद्ध धर्म के प्रमुख सिद्धांत क्या हैं? 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग हैं। 4 आर्य सत्य कौन कौन से हैं? दुख, दुख का कारण, दुख की निरोध और मार्ग। अष्टांगिक मार्ग के अंग सम्यक दृष्टि, संकल्प, वाचा, कर्म, आजीव, व्यायाम, स्तुति, समाधि है। बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? तो त्रिपिटक। और इस त्रिपिटक में भी 3 पुस्तकें थी, विनय पिटका, सुत्ता पिटका और अभिधम्म पिटका। पहली बौद्ध परिषद कब और कहाँ हुई? तो 483 ईसा पूर्व में होती है राजगृह बिहार में। बौद्धों की 4 परिषदें होती हैं। बात करते हैं पहली परिषद 483 ईसा पूर्व में स्थान था राजगृह। अध्यक्ष महाकश्यप राजा हुए उस समय अजातशत्रु।
दूसरी परिषद इसके 100 वर्ष बाद होती है 383 ईसा पूर्व में। क्षेत्र था वैशाली विहार। अध्यक्ष बने सावाकामी और उस समय राजा था कालाशोक। तीसरी जो परिषद होती है ये होती है 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र पटना में। अध्यक्ष होते हैं मोगली पुत्र तिस्सा और राजा होते हैं अशोक। ये मोगली पुत्र तिस्सा, जिसका अन्य नाम बिटाशोका था, और ये महाराज अशोक का छोटा भाई था। सम्राट अशोक के छोटे भाई का नाम मोगली पुत्र तिस्सा या बिटाशोका हुआ करता था। बात करें चौथी परिषद की, कुंडलवन कश्मीर में हुई और अध्यक्ष वसुमित्र और राजा कनिष्क हुए। चौथी परिषद होती है, इसमें बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया। एक का नाम हुआ हीनयान, एक का नाम हुआ महायान। हीनयान में जो बुद्ध के उपदेशों का पालन करते थे उन्हें हीनयान संप्रदाय मिला, और जो मूर्ति पूजा पर विश्वास करते थे उन्हें महायान कहा गया। तो हीनयान अनुयायी अशोक हुआ। क्षेत्र रहा श्रीलंका, साउथ ईस्ट एशिया और म्यांमार। जबकि महायान संप्रदाय कहाँ कहाँ रहा, अनुयायी इसका कनिष्क हुआ। क्षेत्र था चाइना और जापान। बात करें बुद्ध धर्म का मुख्य उद्देश्य क्या है, दुखों से मुक्ति यानी निर्वाण प्राप्त करना। बात करें 16 महाजनपद स्थान और शासक। 16 महाजनपद कौन कौन से हुए? सबसे पहला नाम है अंग महाजनपद। वर्तमान स्थान वर्तमान बिहार का भागलपुर और मुंगेर क्षेत्र। प्रमुख शासक बृहद्रथ वंश था। बात करें मगध, वर्तमान बिहार का दक्षिणी भाग, राजगृह, गया और पटना क्षेत्र थे। हर्यक वंश शिशुनाग वंश इसके प्रमुख शासक हुए। काशी, वर्तमान वाराणसी और उसके आसपास, राजा काशी नरेश। कौशल, अयोध्या और सरयू के आसपास, वर्तमान उत्तर प्रदेश में शासक हुए प्रसेनजित। बात करें बज्जी महाजनपद की, गंगा के उत्तर में वर्तमान बिहार का उत्तरी भाग, लिच्छवी गणराज्य शासक हुए। मल्ल, कुशीनगर और पावा पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार, तो वंश हुआ मल्ल गणराज्य। बात करें चेदी की, चेदी महाजनपद बुंदेलखंड क्षेत्र, वर्तमान मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का भाग है। वंश था चेदी वंश। बात करें वत्स महाजनपद की, क्षेत्र है तो प्रयागराज के आसपास, वंश था उदयन यानी वत्स नरेश शासक था। कुरु, दिल्ली मेरठ हरियाणा का भाग और शासक था कुरु नरेश। बात करें पांचाल महाजनपद की, तो गंगा यमुना के दोआब का क्षेत्र, बरेली बदायूं रोहिलखंड, शासक पांचाल नरेश। बात करें मत्स्य महाजनपद की, जयपुर अलवर भरतपुर राजस्थान में है और शासक थे मत्स्य नरेश। बात करें 12वें महाजनपद की, 12वां महाजनपद का नाम था सूरसेन, मथुरा और उसके आसपास का क्षेत्र, शासक थे अवती पुत्र सूरसेन। अगला महाजनपद अस्सक यानी असमक, गोदावरी नदी के किनारे, वर्तमान मराठवाड़ा क्षेत्र और शासक था अस्मक नरेश। बात करें अवंती महाजनपद की, तो मालवा क्षेत्र, उज्जैन और महेशमती क्षेत्र था। प्रद्योत वंश उस समय यहाँ शासन करता था। बात करें गांधार की, पेशावर रावलपिंडी उसके आसपास। बात करें तो गांधार नरेश। 16वां महाजनपद कंबोज, हिंदू कुश के पास का क्षेत्र, वर्तमान अफगानिस्तान का भाग था, तो शासक हुए कंबोज नरेश। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? 16 महाजनपद 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के समय में अस्तित्व में थे। इसमें कुछ राजतंत्र थे तो कुछ गणतंत्र। यही महाजनपद आगे चलकर मौर्य साम्राज्य के अधीन आए।
बुद्ध और जैन ग्रंथों में इनका विस्तार से उल्लेख मिलता है। बात करें गणतंत्र महाजनपद कौन कौन से थे? बज्री, मल्ल, शाक्य, कोलीय और मौर्य, ये गणतंत्र महाजनपद हुए। दोस्तों, हमारा ऑफलाइन बैच 16 जुलाई 2026 से स्टार्ट होने वाला है। जो भी बच्चे खजुराहो में रह रहे हैं वो हमारे ऑफलाइन बैच को ले सकते हैं और अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। बात करें आज की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की, इसके आगे हम हिस्ट्री करेंगे कल की क्लास में, लेकिन जो भी हम क्लास करेंगे इसके साथ साथ पर डे का करंट अफेयर्स भी साथ में लेकर चलेंगे। तो देखते हैं आज का करंट अफेयर्स। 13 जुलाई 2026 का करंट अफेयर। निर्वाचन आयोग ने फॉर्म 6 में संशोधन किया। नए मतदाता पंजीकरण की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और डिजिटल बनाया गया। अब आधार वेरिफिकेशन और मोबाइल OTP से पंजीकरण संभव है। परीक्षा दृष्टि से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मतदाता पंजीकरण पेपर में आ सकते हैं। बात करें अगले प्रश्न की। भारतीय मूल के नासा अंतरिक्ष यात्री अनिल मेनन ISS मिशन पर भारतीय मूल के जो अंतरिक्ष यात्री हैं अनिल मेनन अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन जिसे ISS कहते हैं मिशन का नेतृत्व करेंगे। यह भारत के लिए गर्व का विषय है। परीक्षा दृष्टि से नासा के बारे में पूछ सकता है, ISS के बारे में पूछ सकता है और भारतीय मूल के वैज्ञानिक अनिल मेनन के बारे में भी पूछ सकता है। मानसून की प्रगति। देश के कई राज्यों में अच्छी वर्षा से खरीफ फसलों की बुआई में तेजी आई है। किसानों को राहत मिली है। परीक्षा दृष्टि से कृषि, मानसून, खरीफ फसल। बात करें अर्थव्यवस्था की। आर्थिक संकेतकों में स्थिरता, निवेश बढ़ाने के प्रयास जारी, महंगाई नियंत्रण, निर्यात में बढ़ोतरी, अर्थव्यवस्था को मजबूती। परीक्षा दृष्टि से GDP, निवेश, आर्थिक विकास। विज्ञान और प्रौद्योगिकी। अंतरिक्ष एवं AI से जुड़े हुए शोध, तकनीकी नवाचार पर चर्चा में रहे। भारत ने AI आधारित स्वास्थ्य समाधान का उपयोग बढ़ाया है। परीक्षा की दृष्टि से AI के बारे में पूछ सकता है और स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में पूछ सकता है। बात करें जलवायु पर्यावरण, तो जलवायु परिवर्तन और संरक्षण से जुड़े नए कार्यक्रमों पर जोर। एकल उपयोग प्लास्टिक पर रोक के लिए नए दिशा निर्देश जारी हुए। परीक्षा दृष्टि से क्लाइमेट चेंज और बायोडाइवर्सिटी। बात करें रक्षा क्षेत्र की। स्वदेशी रक्षा तकनीक और सैन्य आधुनिकीकरण पर विशेष ध्यान दिया। नई मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण। परीक्षा दृष्टि से आत्मनिर्भर भारत रक्षा उत्पादन। बात करें अंतर्राष्ट्रीय संबंध। भारत ने कई देशों के साथ रणनीतिक सहयोग को मजबूत किया। G20, ब्रिक्स, क्वाड में भारत की सक्रिय भागीदारी। परीक्षा दृष्टि से हमारी विदेश नीति, G20, ब्रिक्स और क्वाड के बारे में प्रश्न पूछ सकते हैं कि इनकी बैठकें कहाँ हुई। बात करें शिक्षा से संबंधित करंट अफेयर्स। उच्च शिक्षा एवं प्रवेश प्रक्रियाओं से जुड़े महत्वपूर्ण अपडेट जारी रहे। कई विश्वविद्यालयों में नई शिक्षा नीति के तहत पाठ्यक्रम लागू किए। परीक्षा दृष्टि से विश्वविद्यालय गण प्रवेश शिक्षा सुधार। बात करें संसद का मानसून सत्र। मानसून सत्र के पहले सर्वदलीय बैठक बुलाने की तैयारी हुई। महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा की संभावना। परीक्षा की दृष्टि से संसद और विधायी प्रक्रिया के बारे में प्रश्न पूछ सकता है। बात करें खेल जगत की। विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की तैयारियां अभी चल ही रही हैं। भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन चर्चा में रहा। परीक्षा दृष्टि से खेल संगठन और प्रतियोगिताओं के बारे में पूछ सकता है। आज का महत्वपूर्ण तथ्य। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा फॉर्म 6 संशोधन। नासा के ISS मिशन में भारतीय मूल के अनिल मेनन 13 जुलाई 2026 के सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी विषय। दोस्तों, आज तो हमने पढ़ा केवल ये पेपर करंट अफेयर्स
के लिए क्या क्या जरूरी है। इन 12 प्रश्नों से हम ये समझ चुके हैं कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे क्या हैं। कल से हम इनके लिए डिटेल से क्वेश्चन लेकर आएंगे। उसके बारे में जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ होंगी वो आपको इनके बारे में सामान्य अध्ययन करेंगे। आपको क्लास पसंद आई हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।